नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं अपने आम्रपाली के उन तमाम दोस्तों का स्वागत करता हूँ, जिन्होंने आम्रपाली के कई प्रोजेक्ट्स में पिछले 10 साल में इन्वेस्ट किया और अपने घर का सपना देखा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अब 10 सालों के बाद ऐसी स्थिति आ गई है जब हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे सपनों का घर अब बन के तैयार होगा। दोस्तों, आपको पता है आम्रपाली बिल्डर ने 2009-10 में तकरीबन 10 से ज़्यादा प्रोजेक्ट नोएडा ग्रेटर नोएडा में लॉन्च किया था। और उस समय तमाम मिडिल क्लास के लोग या अपना बिजनेस करने वाले लोग जो दिल्ली या एनसीआर में पिछले 5-10 सालों में आए थे और किराए पे रह रहे थे, उन्हें लगा कि यही मौका है कि जब हम अपना घर यहाँ पे ख़रीद सकते हैं। आपको पता होगा दिल्ली में घर ख़रीदना शुरू से ही काफ़ी महंगा रहा है। और जब 10 साल पहले आम्रपाली ने अपने एफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स लाए, तो लोगों को एक बहुत आशा बंधी कि हाँ, अब हम अपने घर का सपना देख सकते हैं। दोस्तों, उन 45,000 आम्रपाली बायर्स में मैं भी एक बायर था। मैंने भी अपने घर का सपना देखा था। और वैसे मेरी कहानी थोड़ी अलग है, मगर बहुत ज़्यादा अलग भी नहीं है। वैसे जब हमने आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स में ये इन्वेस्ट किया था ये सोच के कि हमें हमारा घर मिलेगा, उस समय हमने अपने सपनों में भी ये उम्मीद नहीं की थी कि हमारा घर का सफ़र इतना मुश्किल और इतना पीड़ादायक होगा। तो दोस्तों, ये बहुत लंबी कहानी है कि कैसे हमने अपने घर का सपना देखा और कैसे एक फ्रॉड बिल्डर की कारस्तानियों की वजह से, एक लालची बिल्डर की महत्वाकांक्षाओं की वजह से हमारे सपने लगभग चकनाचूर ही हो गए थे। बहुत लंबी कहानी है दोस्तों। बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो मैं आपको किसी एक एपिसोड में नहीं बता सकता। वैसे मैं फेसबुक पे या ट्विटर पे काफ़ी एक्सप्रेसिव रहा हूँ और पिछले 8-10 सालों में मैंने अपने आप को काफ़ी एक्सप्रेस किया है, काफ़ी कुछ बताया है। हज़ारों हमने ट्वीट किए हैं। कितनी ही दफ़े हमने 100 से बार ऊपर हमने ट्विटर कैंपेन किए हैं जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है, अपना भी ट्वीट किया है, दूसरों के ट्वीट को रीट्वीट भी किया है, उस पे कमेंट भी किया है। तो दोस्तों, ये सारी की सारी बातें मैं आपसे एक एपिसोड में नहीं कह सकता। अभी पिछले हफ्ते में मेरे प्रोजेक्ट का ड्रीम वैली विला का टेंडरिंग निकलने के बाद उन्होंने प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट ईश्वर सिंह एंड एसोसिएट्स को अलॉट कर दिया है। जब ये काम हुआ तो मुझे पहली बार ये ऐसा लगा कि हाँ, अब ये 10 साल के बाद लगता है कि हमारी जो लड़ाई थी अब वो अपने एक सही मंजिल की ओर बढ़ चली है। दोस्तों, अभी हमारी लड़ाई पूरी नहीं हुई है। अभी सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट में, जिसमें काम पिछले 5 सालों से रुका हुआ था, उसमें एक रास्ता दिखाया गया है, जिसमें एक नए बिल्डर को जो अपॉइंट किया गया है बाकायदा सारे प्रोसीजर फॉलो करने के बाद, और उसने कमिट किया है कि वो प्रोजेक्ट पूरा करेगा। मगर ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं कहूँ तो आने वाला 1 साल या 1.5 साल बताएगा कि वो सपना हमारा कितना
साकार होता है और कितनी बेहतरी से साकार होता है। लेकिन दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा सपना साकार होगा, और ये केवल मेरा ही सपना नहीं, ये 45,000 आम्रपाली बायस का भी सपना है। बहुत सारे लोग इतने खुशकिस्मत नहीं रहे, वो हमें इसी सफ़र में बीच में छोड़ के चले गए, लेकिन उनके परिवार के लोग अब भी मौजूद हैं, ज़िंदा हैं और अपने घर की आशा में हैं। तो मैं उनसे भी यही कहूँगा कि दोस्तों, यदि आपके पिताजी ने, आपके पति ने, या आपके भाई ने, या आपके बेटे ने घर का सपना आपके लिए देखा था, तो अब वो वक्त आ गया है कि वो सपना पूरा होगा। दोस्तों, मैंने आम्रपाली से जुड़ी हुई समस्याओं पे कई ब्लॉग्स भी लिखे हैं, फेसबुक पे कई पोस्ट भी लिखे हैं, और काफ़ी कुछ लिखता भी रहता हूँ, बोलता भी रहता हूँ। पहली बार मैंने सोचा कि हमारी जो इतनी लंबी लड़ाई थी, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि आने वाले समय में दूसरे भी ऐसे लोगों के लिए जो अपने घर का सपना देखते हैं और किसी प्राइवेट बिल्डर के पास जाके अपनी बुकिंग करते हैं, उनके लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हमारी इतनी सारी जो हमारी एक्सपीरियंस है और इतनी सारी जो हमारी बातें हैं, उसको मैं एक व्लॉग के ज़रिए सिर्फ आम्रपाली के बायस तक ही नहीं, बल्कि दूसरे लोगों तक भी पहुंचाऊं, जो कि हमारी लड़ाई में हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जो शायद आने वाले समय में अपने घर का सपना देखेंगे, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा एक डायरेक्शन साबित होगा कि किसी भी बिल्डर के चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान करना चाहिए, और यदि गलती से किसी गलत बिल्डर के पास आप फंस गए तो उससे आप कैसे निकलेंगे, उससे आप कैसे सफलतापूर्वक निकलेंगे, और ये रास्ता कितना कठिन है। मैं ये सब कुछ बयान करने जा रहा हूँ। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको अगले 10 या 15 एपिसोड में ख़त्म कर दूँ। यदि नहीं होता है तो खैर अल्लाह मालिक, मगर मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो, और इसमें मैं उन्हीं बातों का समावेश करूं जो कि हमारी लड़ाई से सीधा ताल्लुक़ रखता है। तो दोस्तों, मैं सीधे मुद्दे की बात पे आता हूं। मुझे आज भी वो 8 अप्रैल 2011 का दिन याद है, जब मुझे शिवम द्विवेदी, जो आम्रपाली ड्रीम वैली में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थे, और जिन्होंने मुझे फ़ोन किया, क्योंकि पिछले उसके 1 हफ़्ते पहले मैंने 2 अप्रैल को उन्हें फ़ोन करके ड्रीम वैली विला के अंदर इन्वेस्ट करने की अपनी मंशा जाहिर की थी। तो शिवम ने मुझे फ़ोन किया 8 अप्रैल को कि क्या सर, यदि आपने अपना मन बना लिया तो आप प्लीज़ आज हमारे दफ्तर में आ जाइए, वहाँ पर मैं आपको ड्रीम वैली की साइट पर भी ले जाऊंगा, और आप देखेंगे, और आपके जितने भी सवाल हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपके उन सारे सवालों का जवाब दूंगा। और यदि आप सब चीज़ों से संतुष्ट हो गए तो आप आज उसकी बुकिंग भी कर देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, और शायद मैं आज आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी दे दूं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैसे शिवम का फ़ोन तो 8 अप्रैल को आया था, मगर मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चों ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का मन पहले ही से बना लिया था। ऐसा नहीं कि मेरे पास घर नहीं था, मेरे पास अपना घर था। मैं मयूर विहार दिल्ली में पिछले 20 सालों से रह रहा था। मेरा अपना डीडीए का फ्लैट था। वैसे तो 2 बेडरूम का फ्लैट था, मगर मैंने टेरेस पे एक और कमरा बना के उसे 3 बेडरूम का फ्लैट बना लिया था, जो मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। मगर जब आम्रपाली के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी ने ये ड्रीम वैली विला का प्रचार करना शुरू किया, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और आपको पता है, हर आदमी को बेहतर घर में बेहतर ज़िंदगी जीने की तमन्ना होती है, और मैं भी कोई उनसे जुदा नहीं था। और मैंने भी सोचा कि चलो भी, चंद्रकांत पिछले 20 सालों से अपने घर में तो रह ही रहे हो, फ्लैट है, तो यदि महेंद्र सिंह धोनी, जो सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि हमारे देश के करोड़ों लोगों के बहुत बड़े हीरो थे, और सब उनको चाहते थे, पूछते थे, हमने कहा महेंद्र सिंह धोनी तो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता, और यदि आम्रपाली जैसे प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं तो आम्रपाली ज़रूर वाकई बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट होगा।
तो मैं इन्हीं आशाओं के साथ मैंने इस ड्रीम वैली विला के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की। मैंने उनके चमचमाते हुए ब्रोशर को देखा। उन्होंने एक सैम्पल विला बनाया था दोस्तों, जो कि ड्रीम वैली में नहीं था, जो लेज़र वैली में वो था उनका सैम्पल विला। मैं अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर गया और मुझे बहुत अच्छा लगा वो देख के। 3 फ्लोर के ऊपर ये बना हुआ था और बहुत ही शानदार बना हुआ था, क्योंकि उसको उन्होंने फर्निश भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छे ढंग से किया हुआ था। और दोस्तों उस दिन जब मैं गया हुआ था तो बहुत भीड़ थी वहाँ पर, और मैं अकेला नहीं था, बहुत सारे लोग थे। मगर लेज़र वैली विला की बुकिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, और वहाँ पे जो सज्जन बैठे हुए थे उन्होंने बताया कि यदि आप इस तरह के विला के प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो अब तो ये लेज़र वैली में इन्वेस्ट करने का वो मौका आपके लिए नहीं है, क्योंकि बुकिंग सारी ख़त्म हो चुकी है। मगर बहुत जल्दी हम ड्रीम वैली विला के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा सब कुछ, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ महीने पहले की बात है। तो जब 8 अप्रैल 2011 को शिवम द्विवेदी का फ़ोन आया, तो मैं अपना मन ऑलरेडी बना चुका था दोस्तों। तो मैं वहाँ पे ड्रीम वैली का जो दफ्तर है सेक्टर 62 में, वहाँ पर उनके 3 टावर हैं। तो मैं टावर 1 में उनके दफ्तर में पहुंचा। शिवम मेरा इंतज़ार कर रहे थे, और मैंने ज़्यादा वक्त वहाँ पर ज़ाया नहीं किया, और शिवम मेरे साथ नीचे आया और मेरी ही गाड़ी में बैठ के हम वहाँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट, या जो नोएडा एक्सटेंशन के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, हम वहाँ पहुँचे और ड्रीम वैली के प्रोजेक्ट के सामने पहुँचे। वहाँ मैंने देखा बोर्ड लगा हुआ था, महेंद्र सिंह धोनी की मैं तस्वीर देख रहा था। वहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी रोकी और सेल्स ऑफिस से अपनी एंट्री वगैरह करने की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद मैं वहाँ साइट पे पहुँचा। तो शिवम ने मुझे दिखाया, वहाँ पे दोस्तों खाली बंजर ज़मीन पड़ी हुई थी, कुछ भी नहीं था। मगर उन्होंने मैप पे मुझे दिखाना शुरू किया कि देखिए प्रोजेक्ट की ऐसी ऐसी डिटेल है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे विला बनेगा, और यहाँ पे 3 तरह के विला बनेंगे। ये टाइप का है जो 1690 स्क्वायर फुट का है इसका सुपर एरिया, और जो दूसरा है बी टाइप का 2450 स्क्वायर फीट का है, और ये एक सबसे बड़ा जो है ए टाइप का 2950 स्क्वायर फीट का। तो दोस्तों ये सारी बातें हुई, और उसके बाद हम वापस आ गए। मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो 93 एकड़ का प्रोजेक्ट है, और इसमें तकरीबन 70% ग्रीन एरिया रहेगा, और जिम्नाजियम रहेगा, और यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रहेगा, नर्सरी स्कूल रहेगा, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। तो मैंने कहा शिवम देखो, अब आपको सेल स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने और मेरी पत्नी ने ऑलरेडी अपना मन बना लिया है कि हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। और ये सारी बातें करते हुए हम वापस सेक्टर 62 के अपने आम्रपाली के दफ्तर में पहुँचे, और वहाँ पे शिवम ने आम्रपाली में बुकिंग के लिए जो फॉर्म है वहाँ पर वो ले आए, और मैंने वो सारा फॉर्म उनके सामने भरा। तो उन्होंने कहा कि आपको एक चेक भी लगाना पड़ेगा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं अपनी चेक बुक लाया हूँ, तो इसमें कितना अमाउंट मुझे डालना पड़ेगा। उन्होंने कहा वैसे बुकिंग अमाउंट तो 5% होता है, लेकिन आप चाहे तो थोड़ा कम अमाउंट भी डाल सकते हैं। मैंने कहा देखो शिवम, अभी तो मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं मेरे अकाउंट में, तो मैं 1 लाख आपको बुकिंग अमाउंट देना चाहूँगा, तो क्या ये चलेगा? शिवम ने कहा नो प्रॉब्लम सर, ये बिल्कुल चलेगा। और दोस्तों मैंने खुद मार्केटिंग में काफ़ी वक्त बिताया था, मल्टीनेशनल कंपनीज़ की मैंने मार्केटिंग की दोस्तों, तो मुझे पता है कि ये चीज़ ये कैसे चलती है। तो शिवम मुझे मैक्सिमम 8% डिस्काउंट दे रहे थे, मगर मैंने अपनी पूरी एक्सपीरियंस का, अपनी पूरी मार्केटिंग स्किल का परिचय देते हुए उनसे काफ़ी हार्ड बार्गेनिंग की दोस्तों, और मैंने 17% उनसे डिस्काउंट लिया।
उन्होंने कहा कि सर देखिए 17% डिस्काउंट तो मैंने आज तक किसी को नहीं दिया है, मैं उनकी बात ही बता रहा हूँ, हो सकता है उन्होंने दिया हो मगर मुझसे उन्होंने ऐसा ही कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो 17% डिस्काउंट लूँगा तभी इस चेक पे साइन करूँगा, आप सोच लीजिए। उन्होंने कहा मुझे डायरेक्टर के पास जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी, आप किसके पास जाइए, जिसकी अप्रूवल लेनी है लीजिए। तो मैं सेक्टर 62 में वो वहाँ पे थर्ड फ्लोर पे उनके दफ्तर में बैठा रहा और रिसेप्शनिस्ट को देख रहा था, काफ़ी खूबसूरत थी और सब कुछ माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। CCTV कैमरास भी लगे हुए थे। शायद अनिल शर्मा भी मुझे देख रहे होंगे कि भाई कोई नया बंदा आया है। खैर मैं इन बातों से अनभिज्ञ हो के बस अपनी कल्पना में खो गया था कि चलो यदि जब वो मुझे विला मिलेगा तो फिर मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, मैं उस टेरेस पे बैठ के कैसे चाय पीऊँगा सुबह की, वैसे ऐसे बहुत सारे इस तरह के कल्पनाएं मेरे दिमाग में घूम रही थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद शिवम आए और उन्होंने कहा बहुत मुश्किल से मैं अपने डायरेक्टर को मना सका हूँ, तो खैर चलिए अब आप इस पे साइन कर दीजिए। तो मैंने देखा डायरेक्टर का सिग्नेचर था, कोई मिस्टर शिव प्रिया थे। मैंने कहा चलो ठीक है, शिव है तो अच्छा ही होगा। तो दोस्तों मैंने 8 अप्रैल 2011 को तकरीबन 12:45 पे वो आम्रपाली के बुकिंग फॉर्म पे अपना सिग्नेचर चंद्रकांत का कर दिया। दोस्तों उस समय सिग्नेचर करते हुए मैं बहुत खुश था, लेकिन शायद मुझे ये नहीं पता था कि वो सिग्नेचर करना शायद मेरे ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होने वाली है। और वो भूल कैसी थी दोस्तों, वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा और भी बहुत सारी बातें होंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर्स। बाय बाय।